जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 14 सितंबर और दोस्तों आज हम ये 3 इश्यूज को डिस्कस करेंगे। आपके सामने है स्क्रीन पर। एक इशू इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस करेंगे जहां पे हम बात करेंगे जो रिसेंटली यूएनडीपी के द्वारा जो रिलीज थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। तो भारत का रैंक काफी कम आया है, क्या क्या बातचीत इसमें रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक आर्टिकल सुहासिनी हैदर ने लिखा है, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। अब आपको पता होगा जैसे कल मोदी जी समरकंद जा रहे हैं, उज्बेकिस्तान जा रहे हैं एससीओ समिट के लिए। तो 2 दिन का ये समिट रहेगा। तो यहाँ पे बात करी गई है मल्टी अलाइनमेंट के बारे, मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी के बारे। हमने कुछ टाइम पहले भी मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी और मल्टी अलाइनमेंट और या मल्टीलेटरलिज्म की बात करें, इसके बारे में डिस्कशन करा है। देखेंगे यहाँ पे सुहासिनी हैदर जी क्या लिखते हैं। और एक आर्टिकल हिंदू में आया है, यहां पे पेटेंट इकोसिस्टम को बूस्ट करने की बात करी गई है। तो ये तीनों इश्यूज डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे जो होगा वो आपको टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। नाउ पहला आर्टिकल शुरू करेंगे दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज। अब अगर हम एचडीआई की बात करें, देखिए एचडीआई को मेजर करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स देखे जाते हैं। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आ जाता है, दूसरी बात आपका जो एवरेज एजुकेशन लेवल है, और तीसरा क्या आता है आपका जो पर कैपिटा इनकम है। ठीक है। अब पिछले हफ्ते क्या हुआ था, यूएनडीपी ने रिलीज करी अपनी एचडीआर यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये आपको याद रहे बिकॉज कई बार प्रीलिम्स में बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं कि ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एजेंसी रिलीज करता है। तो ये आपको पता रहे कि यूएनडीपी के द्वारा एचडीआर रिलीज करी जाती है। अब एचडीआर में क्या मेंशन है, एचडीआई के बारे में मेंशन है। ठीक है। अब एचडीआई इज अ कॉम्पोजिट ऑफ 3 ब्रॉड पैरामीटर्स जो कि आपके सामने है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन लेवल एंड पर कैपिटा इनकम। हमारी क्या रिपोर्ट रही है, देखिए हमारा जो रैंक है, हमारा रैंक 132 नंबर पे आया है। हमारा रैंक 129 पे था 2019 में, 131 पे था 2020 पे, और अभी 132 में आया है। हम जीडीपी की तो बात करते रहते हैं कि हम जीडीपी बढ़ाएं, लेकिन हम जीडीपी बढ़ाने के बाद भी देखते हैं कि पूरी इक्वालिटी नहीं है, जॉबलेस ग्रोथ की बात आती है। एंड मे बी a 15% और 16% जीडीपी कैनॉट रियली इंश्योर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल्स। अब अगर हम यहाँ पे आंकड़े देखें, जो आपके सामने ग्राफ है ना, आपको ये पीडीएफ में भी दिख जाएगा, पर यहाँ पे चलो मैं डिस्कस करता हूँ। अब अगर इंडिया वर्सेस द रेस्ट की बात करें, हमारा एचडीआर स्कोर कितना है, 0.633। और अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें जो कि नंबर 1 पे है, उसका है 0.962। अब देखने को लगता होगा कि 0.300 या 0.330 का ही फर्क है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें, 0.732 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो या एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो, डेफिनेटली आज 75 ईयर्स में हमने बहुत इंप्रूवमेंट करी है। आज हमारे यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज क्लोज टू 70, है ना। पर अगर हम बात करें, अगर हम लेट्स से अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 है। ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं हमारे सामने हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है लगभग $6600 के आसपास है। और वहीं पे अगर हम दुनिया की बात करें तो जो पर कैपिटा इनकम ग्लोबल एवरेज है वो समवेयर अराउंड $17,000 है। नाउ अ क्वेश्चन माइट अराइज कि ये जो आंकड़े हैं कितने एक्यूरेट हैं, है ना। आफ्टर ऑल अब ये आंकड़े कैलकुलेट करने के लिए, डिड्यूस करने के लिए क्या यूएनडीपी ने सरकारी यानी कि इंडिया का जो सरकारी डेटा है उसको यूज करा है कि नहीं करा। उसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ बातें आई हैं कि अगर हम वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज की बात करें तो वो आपकी साउथ अमेरिकन और कैरिबियन रीजन हैं जिनकी जो एचडीआई स्कोर है वो काफी कम रहा है। अब अगर हम एवरेज एनुअल एचडीआई ग्रोथ की बात करें, देखिए हमारा जो, अगर हम अपने एवरेज एनुअल एचडीआई ग्रोथ की बात करें तो जो 90s का जो डेकेड था वहां पे हमारी जो एवरेज एनुअल एचडीआई ग्रोथ थी, ठीक है, तो दैट वाज राउंड अबाउट यानी कि इन 10 साल के पीरियड में राउंड अबाउट 1.2%। फिर जो डेकेड 2000 से लेके 2010 के बीच में था, लेट मी आल्सो टेल यू कि ये वो डेकेड था जब हमने 8% 9% जीडीपी ग्रोथ देखा था, और ये वो डेकेड था जब हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया था। लेकिन उसके बावजूद हमारा एवरेज एनुअल एचडीआई ग्रोथ वाज राउंड अबाउट 1.6%। लेकिन अगर हम पिछले डेकेड की बात करें, द डेकेड बिटवीन 2010 टू 2021, तो ये आधा हो गया, यानी कि हमारी जो एचडीआई ग्रोथ है दैट इज रिड्यूस टू हाफ विच इज 0.88। चलो हम कह सकते हैं कि 2020 में कोविड आया था, लेकिन क्या कोविड के चलते इतना ज्यादा हमारा ग्रोथ कम होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? अकेले इंडिया का तो नहीं होगा, और भी बहुत सारे देशों का होगा, तो चाहे वो स्विट्जरलैंड हो चाहे वो चाइना हो, लेकिन क्या इतना कम होगा, ये एक चिंता की बात है। तो यहां पे क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिपोर्ट की बात आती है कि जो एजेंसी है यूएनडीपी वो कितनी क्रेडिबिलिटी के साथ इसको इवैल्यूएट कर रही है, बना रही है। ठीक है। नाउ अब अगर हम आगे बात करें, तो अगर एचडीआर की बात करें, एचडीआर किससे कंप्राइज करता है, तो एचडीआर इन 6 पर्टिकुलर पैरामीटर से कंप्राइज करता है।
अब हम HDR की बात करते हैं, मोस्टली तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है, लेकिन HDR में आपका इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI भी आता है, आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी आता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी आता है, फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो पॉवर्टी इज नॉट ओनली रोटी कपड़ा मकान, है ना, पॉवर्टी के भी कई सारे डायमेंशन होते हैं, और प्लानिटरी प्रेशर्स भी आता है एडजस्टेड फॉर HDI, यानी कि हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के चलते जो डिजास्टर्स इंड्यूस हो रहे हैं उसके चलते लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हैम्पर हो रहा है। अब अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें इस रिपोर्ट में से, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम परचेजिंग पावर कैपेसिटी की बात करें, वो 5% नीचे गया है। और अगर हम अब देखिए, एक और बात यहां पे समझनी बहुत जरूरी है कि हम एक मीडियम HDI कंट्री में आते हैं। तो अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो एक तो वेरी हाई HDI कंट्री हो गया, एक हाई HDI कंट्री हो गया, एक मीडियम HDI कंट्री हो गया, एक लो HDI कंट्री हो गया। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्री। नाउ हैविंग सेड दैट कि चलो हमारा परचेजिंग पावर कैपेसिटी 5% कम हुआ है, बट व्हाट अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज? ये रिपोर्ट बताती है कि बाकी कंट्रीज में, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी कि बहुत सारे जो मीडियम और लो HDI कंट्रीज हैं, वहां पे परचेजिंग पावर कैपेसिटी 2% बढ़ा है। लेकिन फिर हम ये बात भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि इंडिया जो कि 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत जल्दी वो यूके को ओवरटेक कर लेगा एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि अभी यूके इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, चलो हमने ये भी बात मान ली कि जीडीपी में हमारे बहुत कंट्रैक्शन आया था, है ना। हम वी ऑल रिमेंबर 2020 में जो पहला क्वार्टर था, हमने 24-25% कंट्रैक्शन अपने जीडीपी में देखा था। चलो अगर हम पूरे साल की बात करें 2020-2021 में हमारा जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिव टेरिटरी में था, बट दैट वाज देयर फॉर एवरीवन, दैट वाज देयर फॉर एवरी कंट्री। लॉकडाउन तो हर एक देश में थे। ठीक है, अब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो डिक्लाइन है वो इंडिया में ज्यादा देखने को मिला है एज कंपेयर टू द अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो कोविड तो हर जगह ही आया है, हालांकि कोविड के चलते बहुत सारे, देखिए रिपोर्ट्स ये भी आती थी कि इंडिया में कोविड इतना ज्यादा, इंडिया चलो कोविड का इंपैक्ट हुआ है, बहुत सारे लोग मरे हैं, लेकिन प्रोबेबली अगर कोविड के इंपैक्ट की बात करें वेस्टर्न कंट्रीज में, फ्रांस में, इटली में, USA में, UK में, तो कई लोगों को कई गुना ज्यादा इंपैक्ट हुआ है एज कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, तो व्हाई इज इट ओनली इंडिया जहां पे सिंगल आउट करा गया है कि भी इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई है? तो क्या इस रिपोर्ट को बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हम यूपीएससी की तैयारी करें तो इस रिपोर्ट को पढ़ने का इतना टाइम भी नहीं है, उसमें से हाइलाइट्स क्या है वो हमने पढ़ लिए, लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़िए बट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब देखिए, अब ये जो डिक्लाइन एंड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की जो बात यहां पे लिखी गई है, क्या ये सीरियस कंसर्न है? तो यहां पे आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कहते हैं कि इसको ज्यादा सीरियसली नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज हमको नहीं पता कि किस तरीके से इसको, चलो हमको पैरामीटर्स पता है, चलो बहुत सारे पैरामीटर्स में इसको बनाया जाता है, रिपोर्ट को, इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है ना। चलो हमने कॉम्पोनेंट्स भी देख ली HDR के, जहां पे इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी हमने बात करी, लेकिन अगर मैथमेटिकली बात करें कौन सा मॉडल वो फॉलो कर रहे हैं, या क्या वो सरकारी एजेंसीज को यूज कर रहे हैं, हमारे सरकारी डेटा को यूज कर रहे हैं। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, हमारा अभी सेंसस नहीं हुआ, कास्ट सेंसस नहीं हुआ, इट इज हाई टाइम कि हम अपना पॉपुलेशन रजिस्टर को भी बनाएं, यहाँ पे जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो भी अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे कंसर्न के लिए हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को इतना सीरियसली हम लें तो वो बात यहाँ पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो जहां पे इनइक्वालिटी की बात है वो डेफिनेटली अलार्मिंग है। तो अब इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी, तो कोविड के चलते बहुत सारे लोग इंडिया में भी बहुत अमीर बने हैं, करोड़पति बने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गरीब हुए हैं, तो वो बातें हैं, दोस थिंग्स आर देयर। तो वो जेन्युइन कंसर्न जो है उनको एड्रेस करना तो जरूरी है। नाउ अब जेन्युइन जो रीजन है फॉर अ कंसर्न फॉर इंडिया वो क्या है? जो हाई इनइक्वालिटी है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यूएनडीपी क्या लेके आता है? यूएनडीपी इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI फिगर्स लेके आता है, जिसके चलते जब इनइक्वालिटी एडजस्टेड आप HDI लेके आते हैं तो जो हमारा रैंक है, हमारा रैंक 25% और फॉल कर जाता है। तो यानी कि बात अगर हम समझे कि अगर हम यहाँ पे इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI की बात करें तो जहाँ पे इंडिया का रैंक बिना इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI में 132 है, तो इनइक्वालिटी के साथ एडजस्ट करके इंडिया का रैंक 134 बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चिंता की बात जरूर है। तो देखिए, अब अगर यहां पे हम हेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें, जो डिवाइड है बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स, डेफिनेटली पैंडेमिक के चलते हमने अपना पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल होते थे, हमको दिखाई दिया। सेकेंड वेव के टाइम पे हमने देखा कि लोग सड़कों पे मर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, दवाई लेने की मारामारी थी, ये सब था, फाइन। लेकिन यहां पे इस आर्टिकल में ये बात भी मेंशन्ड है, और ये बात हमारी इस HDI रिपोर्ट में भी सामने आई है कि जो हेल्थ इनइक्वालिटी है हमारे देश में वो कम हो गई है, अभी भी है लेकिन कम हो गई है, ऑलमोस्ट हाफ कह सकते हैं, 31-32% से आज 16-17% हो गई है। ठीक है, और ये जो डिक्लाइन है हेल्थ इनइक्वालिटी में काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर लो HDI एंड मीडियम HDI कंट्रीज।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल इनइक्वालिटी की, उसमें डिक्लाइन कम देखने को मिला है। अब यानी कि अगर एजुकेशनल इनइक्वालिटी की बात करें एज कंपेयर टू दी अदर मीडियम एंड लो एचडीआई कंट्रीज, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो डिक्लाइन है वो कम देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में अगेन वी टॉक अबाउट दैट वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, एवरी लाइक सेकंड थर्ड पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड इज 25, 26, 27 ईयर्स ऑफ एज, एंड ये जो लेवरेज है हमारे पास आने वाले 25-30 सालों में रहने वाला है। तो वी हैव टू इंश्योर कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन वाले पाथ पे लेके जाना चाहते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन जो कि अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, वो हम हर एक बच्चे को प्रोवाइड कर सके। और ये बातें हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में भी मेंशन है। इस आर्टिकल को पढ़ लिया, समझ लिया, स्टोरी सुन ली। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो क्या बनता है, क्रेडिबिलिटी जो है ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूएन underlines the urgency of conducting the population census and regular national service in India। कमेंट करिए, बिकॉज इस आर्टिकल में ये बातें क्रिटिसिज्म में डिस्कस करी गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं वो एनुअली कंडक्ट नहीं करी जा रही हैं, तो यूएनडीपी कौन से डेटा को इस्तेमाल करके ये सब रिजल्ट्स निकाल रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, अब मल्टीपल एंगेजमेंट्स की यहाँ पे बात करें। अब यहाँ पे ना एस जय शंकर जी ने किताब लिखी थी, अगर आपको टाइम लगे तो जरूर पढ़िएगा, इंडियाज वे। अब इस किताब में एस जय शंकर जी जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने बात करी है कि भी जो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, जो नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट की बात करी थी, अब उसमें बहुत आइडियलिस्टिक कोटेशंस थे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि हम रियलिस्टिक पॉलिसी फॉलो करें, आइडियलिस्टिक पॉलिसी ना फॉलो करें। यानी कि ये कहना कि हिंदी चीन भाई भाई लड़ाई नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान भाई भाई लड़ाई नहीं होगी, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू बी वेरी प्रैग्मेटिक। और नॉन अलाइनमेंट यानी कि चलो हम किसी पर्टिकुलर कैंप में नहीं जाएंगे, है ना, हम डेवलपिंग जो हम नॉन अलाइनमेंट के चलते हमने ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात करी, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, कैसे हम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन आज का समा क्या मांगता है, आज का समा ये मांगता है कि हम नॉन अलाइनमेंट को रीडिफाइन करें एक नए तरीके से। चलो उसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, अक्सर कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो हर एक देश के लिए जरूरी होती है कि भी आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी कोई और देश गाइड नहीं कर सकता, आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वही आपकी ऑटोनॉमी को गाइड कर रहा है। लेकिन नॉन अलाइनमेंट को एक नए तरीके से रीब्रांड करना बहुत जरूरी है, खास करके आज के जमाने में जहां पे मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस है और फोकस है। और आने वाले समय में अगर हम मल्टीपल एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, तो चाहे हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, चाहे हम ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, चाहे हम क्वाड की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, चाहे हम मिलिट्री एक्सरसाइज वॉस्टॉक कंडक्ट कर रहे हैं रशिया के साथ और उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, ठीक है, या अगर हम किसी भी और फोरम में जा रहे हैं जहां पे डाइवर्जेंसेस बहुत ज्यादा हैं बिटवीन अपोजिंग ब्लॉक्स, तो वो हमारी अपनी खुद की मर्जी है, हमारी अपनी खुद की ऑटोनॉमी है। अब जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं ना बैक फुट और फ्रंट फुट, तो हमको डिफेंसिव होके नहीं खेलना। तो कहीं ना कहीं एस जयशंकर ने ये कहा है अपनी किताब में कि जो नॉन अलाइनमेंट है वो आप डिफेंसिव खेल रहे हैं, चितेश्वर पुजारा की तरह खेल रहे हैं, लेकिन आपने ऑफेंसिव खेलना है, आपने वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलना है, ठीक है। जो अलायंस आपको बेस्ट सूट करेगा, आपने हर एक बॉल पे शॉट मारा, क्या पता आपका एक बॉल पे छक्का चले जाए, एक बॉल पे चौका चले जाए, वो ये भी हो सकता है कि आप आउट हो जाए, लेकिन हमने अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करना है। दैट अगर हम एक पर्टिकुलर अलायंस के साथ अगर हम अपना सहयोग दिखा रहे हैं, कोऑपरेशन दिखा रहे हैं, चाहे वो क्वाड है चाहे वो एससीओ है, तो हमारे इंटरेस्ट बेटर कैसे सूट हो सकते हैं, वो बात देखनी बहुत जरूरी है। नाउ अगर हम मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी की बात करें, तो अभी अपकमिंग विजिट है उज्बेकिस्तान में फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अगले साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो इंडिया में कंडक्ट करी जाएगी, इंडिया होस्ट करेगा, और अगले साल सितंबर में इंडिया G20 की मीटिंग को भी कंडक्ट करेगा। तो एक बहुत पेचीदा सा यहाँ पे मामला आता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी नेविगेट कर रही है, तो चाहे वो एससीओ है चाहे वो ब्रिक्स है, और एट द सेम टाइम हम क्वाड में, अब एससीओ और ब्रिक्स में चाइना है, ठीक है, अब एससीओ और ब्रिक्स में रशिया भी है, लेकिन जहां पे क्वाड की बात आती है, क्वाड का जो आधार है, ठीक है, क्वाड को जो निर्धारित करा गया है वो किस बेसिस पे करा गया कि चाइना को कंटेन करना है। लेकिन एक एंटी चाइना ग्रुपिंग में भी हम हैं और एक प्रो चाइना ग्रुपिंग में भी हम हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम I2U2 की बात करते हैं, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, और हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की भी बात करते हैं, ठीक है। तो हम हर जगह शामिल हैं। तो अब क्रिटिक्स कहेंगे कि इंडिया हर जगह शामिल क्यों है, कि इंडिया अपना स्टैंड क्यों नहीं लेता, लेकिन हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी शामिल हो सकते हैं। यही तो मल्टीलेटरलिज्म की सिग्निफिकेंस है, यही तो मल्टीपोलैरिटी की सिग्निफिकेंस है। अब अगर हम मल्टीपल मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें, भी रिसेंटली हमने वॉस्टॉक यानी कि जो रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में जो मिलिट्री एक्सरसाइज, जो मिलिट्री ड्रिल्स और नेवल ड्रिल्स कंडक्ट करे गए थे, हम उनके नेवल ड्रिल्स में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था,
बिकॉज ये जो रशियन लेड वॉस्टॉक एक्सरसाइजेस थी, ये जो उनके नेवल ड्रिल्स थे, वो कहां पे कंडक्ट करे गए थे? आपके क्यूरल आइलैंड्स में, जो कि आपको पता है कि जापान और रशिया के बीच में क्यूरल आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है। लेकिन हमने नेवल ड्रिल्स में नहीं, लेकिन मिलिट्री ड्रिल्स में पार्टिसिपेट किया। लेकिन अगले महीने उत्तराखंड में हम युद्ध अभ्यास में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं अमेरिका के साथ। तो अमेरिका हमको नहीं कह सकता कि आप रशिया के साथ मत करिए, और रशिया हमको नहीं कह सकता कि आप अमेरिका के साथ मत करिए। एट द सेम टाइम हम होस्ट करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, फॉर द काउंटर टेरर एक्सरसाइजेस। काउंटर टेररिज्म की बातें हमने यहां पे भी बहुत करी है, जबकि हमको यह भी पता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में हमारे दो बहुत मेजर एनिमीज भी हैं, एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान, ठीक है। और रिसेंटली हमारे एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था ऑस्ट्रेलिया के पिच ब्लैक एक्सरसाइजेस में भी। नाउ दैट शोज मल्टीपोलैरिटी इवन इन दीज मिलिट्री एक्सरसाइजेस एज वेल। नाउ मल्टी अलाइंड एंड नॉट नॉन अलाइंड, देखिए अभी मोदी जी ने कोई नॉन अलाइनमेंट की मीटिंग कोई ऐसे कंडक्ट नहीं करी है, ना कोई ऐसी मीटिंग अटेंड करी है। हाँ, कोविड जब शुरू हुआ था अप्रैल 2020 की अगर मैं बात करूं, तो कोविड के चलते जब एकदम से ये सारा क्राइसिस शुरू हुआ था, तो एक वर्चुअल फॉर्मेट में एक मीटिंग जरूर हुई थी बिटवीन इंडिया एंड दी अदर नॉन अलाइंड कंट्रीज। लेकिन अक्सर अब जो भी रूलिंग डिस्पेंसेशन, उनका ये मानना है कि जो नॉन अलाइनमेंट है वो नेहरू जी की लेगेसी है, ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की लेगेसी है, तो इस करके ज्यादा इंटरेस्ट कभी नॉन अलाइनमेंट पे नहीं दिखाया। और नॉन अलाइनमेंट की रेलेवेंस है, अब दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, ऑल्दो नॉन अलाइनमेंट की इतनी ज्यादा रेलेवेंस आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलती है, तो हमने नॉन अलाइनमेंट को रीब्रांड कर दिया, ठीक है। अब हमारा कहना क्या है? हमारा कहना यह है दैट वी हैव टू प्रमोट वैल्यूज ओवर इंटरेस्ट। अब वेस्टर्न कंट्रीज क्या कहती हैं? वेस्टर्न कंट्रीज कहती हैं कि अगर इंडिया मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा है तो ये तो कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज है, ठीक है। लेकिन जो यूरेशियन ब्रांड है, यानी कि जो यूरेशियन ब्रांड ऑफ मल्टीलेटरलिज्म है, वो कोलिशन ऑफ कॉमन गोल्स है। तो अब यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज, प्राइमरली यहां पे अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका क्या कहना चाह रहा है कि अगर इंडिया मल्टीलेटरलिज्म को फॉलो कर रहा है तो वहां पे कॉमन गोल्स नहीं फॉलो हो रहे, वहां पे सिर्फ कोलिशन ऑफ डेमोक्रेसीज है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्टिसिपेट किया, हमको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप मिली 2017 में, जहां पे चाइना, पाकिस्तान, रशिया भी इन्वॉल्व है, और अगले साल हम होस्ट करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। तो कहीं ना कहीं अभी जो अगर हम अपनी प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वहां पे कोई जगह नहीं दिखाई देती है नॉन अलाइनमेंट के लिए, लेकिन जगह दिखाई देती है मल्टी अलाइनमेंट के लिए। ना अगर हम जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी की बात करें, बेशक रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है, लेकिन हमने कोई भी सैंक्शंस को एंडोर्स नहीं करा है। यूएनएससी पे सैंक्शंस लगाए जाए हो, यूएनएससी पे रेजोल्यूशंस पास करे गए हो अमेरिका के द्वारा, या अमेरिका और दर्जन और देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हो, लेकिन हमारा जो ट्रेड है रशिया के साथ, खास करके रशियन ऑयल को इंपोर्ट करने में, वो आगे से और बढ़ चुका है, ठीक है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में एक वर्चुअल एड्रेस में मोदी जी ने यह कहा था कि रशिया के साथ हम और ज्यादा बिल्डअप करना चाहते हैं, कि ऑलरेडी हमारी सरकारी कंपनीज ने, अगर हम ओएनजीसी की बात करें, $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है हमारी जो सरकारी कंपनीज है इन द रशियन ऑयल एंड गैस सेक्टर, ठीक है। तो अब अगेन अब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मोदी जी और पुतिन की भी मीटिंग होगी, तो अब डेफिनेटली बहुत पावरफुल मैसेज वेस्टर्न लीडर्स को जाएगा। इनफैक्ट अगर हम वेस्टर्न लीडर्स की बात करें, चाहे वो अमेरिका के हैं, यूके के हैं, जर्मनी के हैं, और हमको ये भी पता है कि नवंबर में अभी G20 की मीटिंग भी होनी है इंडोनेशिया में, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो इस मीटिंग को बॉयकॉट भी कर सकते हैं अगर वहां पे व्लादिमीर पुतिन आते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी कि हमारी इक्वेशन व्लादिमीर पुतिन के साथ कैसी रहेगी इस पर्टिकुलर एससीओ फोरम में, और कैसे हम इस एजेंडा को आगे जाके अगले साल जब हम G20 को प्रिसाइड करेंगे, जब हमारे यहाँ पे G20 मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी, तो कैसे इसको हम एजेंडा को मेंटेन कर पाएंगे, राइट। बिकॉज हमारी क्रेडिबिलिटी की भी बात आती है कि अगर आज के टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज बॉयकॉट करती हैं पुतिन को G20 मीटिंग में, तो क्या अगले साल भी वो बॉयकॉट करेंगे जब इंडिया में G20 मीटिंग होगी? तो क्या वो इंडिया को बॉयकॉट करेंगे बिकॉज इंडिया और रशिया नजदीक है? तो ये अब बहुत एक पेचीदा बात है जो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। अब अगेन एक बहुत सिग्निफिकेंट मीटिंग इंडिया की चाइना के जी जिनपिंग के साथ भी रहेगी। अब वैसे हम जी जिनपिंग और मोदी जी की बात करें तो 2014 से लेकर 2019 के बीच में दोनों लीडर्स लगभग 18 से 19 बार मिल चुके थे, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से जब से एलएसी में खास करके लद्दाख सेक्टर में स्टैंड ऑफ चल रहा है, तब से वो एक बार भी फेस टू फेस नहीं आए हैं। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आई थी कल। वो गुड न्यूज क्या थी कि जो डिसएंगेजमेंट है पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे, ठीक है, अगर हम गोगरा हॉट स्प्रिंग्स रीजन की बात करें, तो जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, यानी कि अगर हम गलवान वैली की बात करें, हम हॉट स्प्रिंग्स एरिया की बात करें और गोगरा पास की बात करें, तो वहां पे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ऑफ कोर्स वहां पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस यहाँ पे जरूर यहाँ पे अभी निर्धारित हैं कि उस कंडीशंस को मीट करने के पूरे चक्कर में बाद में ही डिसएंगेजमेंट कंप्लीट माना जाएगा। बट नेवरदलेस दिस इज ऑल्सो गुड न्यूज, दिस इज गुड न्यूज विच इज कमिंग अप, बिकॉज अभी कल मोदी जी जिनपिंग को मिलेंगे उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो कैसे हमारी इक्वेशन रहेगी चाइना के साथ, बिकॉज
पिछले 2-2.5 साल से बहुत इंटेंस एक्टिविटी हमारे LAC पे बनी हुई थी और इनकी मीटिंग को बहुत क्लोजली देखा जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे मोदी जी और पुतिन की मीटिंग को भी बहुत क्लोजली देखा जाएगा। देन अगर हम ईरान की बात करें, नाउ ईरान विल ऑब्वियसली सून बिकम एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट सिग्नल यहाँ पे अब मोदी जी मिलेंगे इब्राहिम राइसी को। नाउ अनलाइक हसन रूहानी एक मॉडरेट लीडर है, लेकिन अगर हम इब्राहिम राइसी की बात करें, इब्राहिम राइसी एक हार्ड लाइन लीडर है ईरान के। नाउ अब ईरान को इंडिया से ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी अमेरिका सैंक्शन लगाता है ईरान के ऊपर, तो इंडिया ईरान से तेल मंगाना बंद कर देता है। नाउ अगेन अभी बातचीत चल रही है JCPOA की। ठीक है, अब अभी जो बाइडेन जो है एक JCPOA डील स्ट्राइक करना चाहते हैं ईरान के साथ। ठीक है, तो अब इसके चलते बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि इंडिया और ईरान के इक्वेशंस कैसे बनते हैं। इंडिया ने अब हम चाबहार पोर्ट में हमने बहुत इन्वेस्ट करा है। आपको याद होगा चाबहार पोर्ट से चलते मैंने एक फ्यू मिनट्स का वीडियो भी बनाया था लास्ट टू लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पे मोदी जी ने अब इस मीटिंग में वो इब्राहिम राइसी से बात करेंगे चाबहार पोर्ट के टर्मिनल के बारे, जो कि हम डेवलप कर चुके हैं। शाहिद बहिश्ती की बात करें, बिकॉज ये जो टर्मिनल है शाहिद बहिश्ती बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी के लिए हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके सेंट्रल एशियन रीजन में और अफगानिस्तान में। ठीक है, और ईरान भी चाहेगा कि इंडिया फिर से ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू करे। ना अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इंटरेस्टिंग बात यहां पे दोस्तों देखने को ये मिलेगी दैट देखिए अब देखिए सार्क की तो कोई मीटिंग नहीं हुई है 2014 के बाद। 2016 में उरी हुआ, 2019 में पुलवामा हुआ, और ये टेरर अटैक्स के चलते इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस थे काफी खटास बनी हुई है। डेफिनेटली हम जरूर चाहते हैं कि आने वाले समय में साउथ एशियन प्रोस्पेरिटी हो, साउथ एशियन ग्रोथ हो। उसके लिए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सबको कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट पे आना पड़ेगा, एक कॉमन कंसेंसस बनाना पड़ेगा। लेकिन अब मोदी जी की जो मीटिंग है शहबाज शरीफ के साथ, वो भी बहुत क्लोजली देखी जाएगी। ठीक है, हम 2016 से किस बात पे अटल थे? हम इस बात पे अटल थे कि भी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया जाए। ठीक है, अगर सार्क में पाकिस्तान काम नहीं करने देता तो हमारे पास सासेक है, BBIN है, बिम्स्टेक है, इस तरह के फोरम्स पे हम साउथ एशियन प्रोस्पेरिटी की बात करेंगे। ठीक है, अभी हमारे बीच में कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। इमरान खान ने बार बार पिछले साल भी UNSC पे कहा था कि जी इंडिया ने जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है उसको रिवोक किया जाए, JNK का स्टेटस पहले की तरह रिवोक किया जाए। और हमने बहुत बार कहा है पाकिस्तान को और इमरान खान को भी कि भाई आपका कोई लेना देना नहीं है कि कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो हमारा अपना इंटरनल मैटर है। लेकिन क्या हम आने वाले समय में रिवाइवल एंड टाइज देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान अभी बहुत बुरी सिचुएशन में है, मैसिव फ्लड्स है, आर्थिक कठिनाइयां हैं, अनस्टेबल अफगानिस्तान एट इट्स बॉर्डर है। तो ये भी बहुत, ये जो मीटिंग है दोनों के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। अगेन द वर्ल्ड विल बी वॉचिंग दैट हाउ दिस मीटिंग विल टेक प्लेस बिटवीन शहबाज शरीफ एंड मोदी जी। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स रहने वाले आने वाले 2 दिनों में। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो S जयशंकर जी क्या कहते हैं? वो बात करते हैं हेजिंग इज द नेम ऑफ गेम टुडे। ऑफ सेटिंग की यहाँ पे बात आती है ना। अगर आपके पास कोई फंड है, अगर आपको लग रहा है वो फंड आपका अच्छा आपको रिटर्न नहीं देने वाला, तो आप उसको सेल कर देंगे, आप उसको डिसइन्वेस्ट कर देंगे और उसकी बजाय आप अपने पैसे कहीं और डालेंगे। ठीक है, तो आप हेजिंग कर रहे हैं, है ना। हेज फंड्स होते हैं, जैसे हम फाइनेंस के फील्ड में अगर हम पढ़ते हैं, उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीलेटरलिज्म हमारे लिए क्या है? हेजिंग की तरह है कि अगर आज हमको लगता है कि हमारे जो इश्यूज हैं, जो हमारे जो मेन इश्यूज अगर क्वाड में रह के हमारे अगर मीट हो पा रहे हैं, अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्वाड, इफ क्वाड इज सर्विंग आवर नेशनल इंटरेस्ट देन फाइन, देन क्वाड विल बी वेरी गुड फॉर अस। इफ ब्रिक्स इज सर्विंग आवर नेशनल इंटरेस्ट देन ओके, ब्रिक्स विल बी वेरी गुड फॉर अस। तो हम किसी पर्टिकुलर अलायंस को, किसी पर्टिकुलर ग्रुपिंग को चूज करने में बिलीव नहीं करेंगे। वी विल बी ओपन फॉर अलाइनमेंट विद एनी पार्टनर, विद एनी नंबर ऑफ कंट्रीज। सो एट द मोमेंट हम नॉन अलाइनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। वी नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम यूएसए के कैंप में हैं कि यूएसएसआर के कैंप में हैं। वी आर ओपन फॉर ऑल अलाइनमेंट विद पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, चलिए। सो दोस्तों, जो लास्ट आर्टिकल आज का है वो क्या बात कर रहा है? पेटेंट इकोसिस्टम को बूस्ट करने की बात कर रहा है। नाउ पहले तो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क बहुत फेमस, एक बहुत एक पॉपुलर क्वेश्चन है, यूपीएससी बार बार पूछता रहता है। तो पेटेंट क्या करता है? पेटेंट प्रोटेक्ट करता है आपकी कोई नई इन्वेंशंस है, कोई आपने नई खोज करी है, कोई साइंटिफिक आपने क्रिएशन आपकी हुई है। ट्रेडमार्क की बात करें, जैसे आपकी जो ट्रेडमार्क, जैसे अगर हम कोका कोला की बात करें, कोका कोला का अपना ट्रेडमार्क रहता है, उसके अपने कोई भी कंपनी उसके अपने ब्रांड्स हैं, लोगोज हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई अपनी बेवरेज बनानी है तो आप अपनी बेवरेज को कोका कोला कह के सेल नहीं कर सकते हैं, कोका कोला का जो ट्रेडमार्क या लोगो यूज करके। उस तरह से कॉपीराइट की बात करें, कोई किताब है, कोई मूवी है, कोई गाना है, तो उस पर कॉपीराइट होता है। जो ओरिजिनल वर्क है ऑफ द क्रिएटर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पेटेंट्स की तो 3 तरह के पेटेंट्स हैं, यूटिलिटी पेटेंट्स, प्लांट पेटेंट्स एंड डिजाइन पेटेंट्स। तो ये तीनों पेटेंट्स के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस नहीं करा गया, जस्ट एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको बताने के लिए है। अब यहां पे हम जो मेन बात पे आते हैं, इंकरेजिंग न्यूज क्या है? रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, ठीक है, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है टू द प्राइम मिनिस्टर, कि व्हाई इंडिया नीड्स टू अर्जेंटली इन्वेस्ट इन द पेटेंट इकोसिस्टम। अब ये रिपोर्ट में बहुत बहुत अच्छी बातें सामने आई हैं। देखिए, हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, नॉलेज क्रिएशन का जमाना है ना। उसके लिए रोबस्ट पेटेंट सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको हम और प्रमोट कर सकें।
ठीक है। इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अनलाइक इन द पास्ट, पिछले कुछ सालों में जो पेटेंट एप्लीकेशंस है, जो नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस बाय द पीपल लिविंग इन इंडिया, बाय द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, वो बढ़ गए हैं एज कंपेयर टू द पीपल नॉट लिविंग इन इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में भी ये बात करी गई थी, जो राइजिंग शेयर ऑफ इंडियन रेजिडेंट्स है इन द पेटेंट एप्लीकेशन, और ये पिछले 10 सालों में ये जो परसेंटेज है, ये जो रेट है, वो डबल कर चुका है। तो दिस इज वेरी इंकरेजिंग फॉर अस। लेकिन कुछ कंसर्न्स की हम बात यहां पे करें, इसी रिपोर्ट में कंसर्न की बात भी आई थी कि चलो आपने पेटेंट तो फाइल कर दिया, आपने पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल कर दी, कोई आपने प्रोसेस बनाया, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करी, लेकिन उसका जो अप्रूवल है, अगर हम कंप्लायंस की बात करें या प्रोसेसिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस की बात करें, वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो वहां पे एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती है। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस की बात करें टू द इंडियन पेटेंट ऑफिस, दैट हैज इंक्रीज बाय 48%, यानी कि डबल हुआ है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% इन द लास्ट डेकेड। लेकिन नंबर ऑफ अबैंडन पेटेंट्स, यानी कि लोग अपना पेटेंट फाइल कर देते हैं लेकिन बाद में अबैंडन कर देते हैं, जो नंबर ऑफ अबैंडन पेटेंट एप्लीकेशंस है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। That is a cause of concern for us. Now, question is कि why high rate of abandonment? तो एक रीजन ये हो सकता है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो कि पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, तो शायद वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं कैरी कर रहे हैं, शायद उनको अपनी खोज के ऊपर, अपनी डिस्कवरी के ऊपर, उस प्रोसेस के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई जब फाइनल स्क्रूटनी होगी, जब इसके ऊपर फाइनल चेकिंग होगी इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो शायद हमारे प्रोसेस को क्लियरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, या हो सकता है कि उनकी जो इनोवेशन है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग पेंडेंसी है, ये भी जो एप्लीकेंट्स को बहुत डिस्करेज कर रहा है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जिसके चलते हम अपने पेटेंट इकोसिस्टम को जहां पे रोबस्ट बनाने की बात कर रहे हैं, बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, नॉलेज इकोनॉमी की बात है, तो ये कुछ हर्डल्स बीच में आ जाती हैं जो कि हमारे पेटेंट इकोसिस्टम को रोबस्ट नहीं होने देंगे। नाउ एक और इशू की बात करें, आईपीआर अवेयरनेस को लेके बहुत सारी बातें पिछले 6 सालों से करी जा रही हैं। अब एक नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 2016 में बनाई गई थी। एक सेल है, सेल फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रमोशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, वो सीपम नाम का एक सेल भी बनाया गया है अंडर द डीपीआईटी। नाउ अब बहुत सारा जो एम्फोसिस है वो कहां पे लेकर आ गया है, हैज बीन लेड ऑन फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन। लेकिन आप कोई भी चीज डिस्कवरी करके, कोई भी साइंटिफिक इनोवेशन से आप सिर्फ पेटेंट फाइल कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना। आप क्या जो हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी है, क्या ये कोई बुरे इंसेंटिव्स, परवर्स इंसेंटिव्स तो नहीं दे रहे लोगों को इन दिस होल प्रोसेस, कि केवल आप फाइल करेंगे पेटेंट एप्लीकेशन तो आपको वहां पे कुछ इंसेंटिव मिला जाएगा। ठीक है, सिर्फ फाइल कर देने से तो काम नहीं होता ना। अगर आप फाइल कर रहे हैं अपना पेटेंट, तो उसका प्रोसेसिंग का भी पूरा प्रोसीजर होता है, उसकी स्क्रूटनी की जाती है, उसका चेकिंग की जाती है। ठीक है, व्हाट अबाउट कि आपने पेटेंट फाइल कर दिया लेकिन स्क्रूटनी की स्टेज में, चेकिंग की स्टेज में आपका वो फेल हो जाता है, उसमें उस पेटेंट को अप्रूवल नहीं मिलता। तो क्या इंसेंटिव्स हम इस तरह के लोगों को दे रहे हैं कि भाई फाइल करने से पहले वो देखें कि उनका जो प्रोसेस है, जो उन्होंने कोई डिस्कवरी करी है, वेदर दैट इज वर्थ गिविंग पेटेंट और नॉट। अब हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, डेफिनेटली R&D की बार हम बात करते हैं कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा है हायर एजुकेशन सेक्टर में बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और हम बहुत सारे पेटेंट एप्लीकेशंस अपने हायर एजुकेशन सेक्टर में भी देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम अपने टॉप 10 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, ठीक है, नाउ दैट हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट 6-7 ईयर्स, स्पेशली जब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी हमने डिजाइन करी है, तो 838 इन 2015-16 टू अराउंड अबाउट 2500 इन 2019-20। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इस तरह के पेटेंट एप्लीकेशन, इस तरह के इनोवेशंस अगर हायर एजुकेशन सेक्टर में करे जा रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजीज को कमर्शियली भी बहुत वाइबल किया जाएगा, कमर्शियली सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। नाउ लेकिन पुअर मार्क्स कहां पे आती हैं? पुअर मार्क्स आते हैं जो लिंकेजेस हैं बिटवीन दीज हायर इंस्टीट्यूशंस एंड योर इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो लिंकेज है वो बहुत ज्यादा पुअर है। इनफैक्ट हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें ना, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जहां पे हमारा रैंक 46 नंबर पे आया है 2021 में। अब इसको बनाने के लिए हर एक देश को 80 इंडिकेटर्स के माध्यम से तोला जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। लेकिन जो हमारा स्कोर है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन में, वो बहुत कम है। इनफैक्ट दैट हैज डिक्लाइंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, जिसके चलते हमारा इसका जो इंपैक्ट है वो हमारे रैंकिंग पे भी पड़ता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर की बात करें इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की, तो हमारा रैंक कितना आता है? हमारा रैंक 65 पे आता है। ओवरऑल हमारा जो GII का रैंक है 46 में है, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की बात करें, वहां पे हमारा रैंक और कम हो जाता है।
तो कंक्लूजन की बात करें तो इंडस्ट्री और अकेडमिया यानी कि जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी कोलैबोरेशन और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, इनोवेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, R&D में और खर्चा लगाना पड़ेगा। अभी तक तो ये जो कोलैबोरेशन है बहुत स्पेसिफिक है, ओनली टू निश एरिया, जैसे कि हम ऑटोमोटिव सेक्टर्स की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, लेकिन बहुत सारी इनोवेशंस ऑटोमोटिव सेक्टर में भी करी जा रही है, लेकिन उसको भी अभी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा और इन टेक्नोलॉजीज को प्रॉपर्ली कमर्शलाइज नहीं किया जा रहा। तो ये कुछ यहाँ पे कंसर्न्स की बात आती है। अगर आप इस आर्टिकल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग इन द पेटेंट इकोसिस्टम विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इनोवेशन कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया। इसको एलैबोरेट करिए 150 वर्ड्स में। नाउ दोस्तों, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करना है। हाउ इज ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट ऑफ द पास्ट डिफरेंट फ्रॉम अ मोर रियलिस्टिक मल्टीपल एंगेजमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट? ठीक है, ये आपने 250 शब्दों में आंसर करना है, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट, आइडियलिस्टिक नॉन अलाइनमेंट ऑफ द पास्ट ऑफ नेहरू जी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मोर रियलिस्टिक मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीपल एंगेजमेंट्स, मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स। तो 250 वर्ड्स। Now, this question has to be posted in a Telegram group. The name of the Telegram group is Editorials with Means Answer Writing. To get access to this group, आपने क्या करना है, आपने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखना है, वहां पे आपको ये लिंक दिखाई देगा। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। यदि नहीं किया जाता तो आपने क्या करना है, तो आपने हमारे इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप करिए और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड किया जाएगा। बेस्ट आंसर दोस्तों हम टेलीग्राम के ग्रुप में 6 बजे पिन कर देंगे, अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जो मॉडल आंसर है वो भी शाम को आपको पिन वहां पे टेलीग्राम के ग्रुप में दिख जाएगा। बाकी दोस्तों, जाने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। तो जैसे पहले भी हम कहते थे, जैसे अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज लेना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट के हो, तो वो सब्जेक्ट वाइज जो कोर्सेज हैं, जो प्राइसेज हैं, उसके यहाँ पे अवेलेबल हैं। IR है, इंटरनल सिक्योरिटी हो, एथिक्स हो, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्स, सोशल इशूज, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन सब कोर्सेज अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज अपने खरीदना चाहते हैं तो आपके सामने प्राइसेस अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। लेट्स से कि आपको लगता है कि आपका कोई 1 या 2 सब्जेक्ट हैं जो जिसमें आप थोड़ी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, जिसके चलते आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट कंटेंट नहीं है, तो वो सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। अभी एक प्रीलिम्स 2023 का ऑफर भी चल रहा है। हाँ, ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वहां पे जो कवरेज होगा वो आपका प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों रहेगा। आप इस कोड को भी अवेल कर सकते हैं और आपको 33% ऑफ मिलेगा। कोड क्या है? प्रीलिम्स 2023। एंड उसी तरह से दोस्तों, अभी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी हमारी शुरू हो चुकी है, जिसमें 30 टेस्ट रहेंगे। ये खास करके उन बच्चों के लिए जो अगले साल अपना प्रीलिम्स दे रहे हैं। इस पे भी प्रीलिम्स 2023 का एक डिस्काउंट कोड चल रहा है, और जिसके चलते जो इसकी प्राइस है विच इज अराउंड अबाउट 6000, आपको कितने की पड़ेगी? 4050 के आसपास की पड़ेगी। और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और आपकी पूरी असिस्टेंस की जाएगी। हमारा टोल फ्री नंबर क्या है? 1800890343। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन में इतना ही, मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।